जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ था बालकों के प्रकार, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर था डीएसएसबी का उसमें आए हुए हैं, कुछ हमारे कल के टॉपिक में से हैं, तो कुछ मिक्स क्वेश्चंस हैं। अब 2-3 क्लासों में हम करेंगे, तो आज कुछ क्वेश्चंस हैं जो मिक्स हैं, तो करते हैं उनको, देखते हैं आपको साइको के बारे में कितना कुछ पता है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मिक्स क्वेश्चन है आपके सिलेबस के। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, किस तरह पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, पूर्व बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा किन वर्षों तक सीमित है। पूर्व बाल्यकाल, बचपने से पहले का जो समय है, वो शिक्षा किन वर्षों तक सीमित रहती है। तो 4 ऑप्शन है। पहले तो आपने क्वेश्चन को समझना है ढंग से कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो पूर्व बाल्यकाल देखभाल है वह शिक्षा किन वर्षों तक सीमित है। तो वो जो शिक्षा है पूर्व बाल्यकाल की, वो बच्चे की किस उम्र तक सीमित रहती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लो जी आंसर ही आ गए। तो पहला क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन है वो देखिए, 0 से 10 वर्ष, जन्म से 4 वर्ष, 3 से 6 वर्ष या 0 से 6 वर्ष। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए क्या आ जाएगा। लो जी सभी ने डी आंसर दे दिया। बिल्कुल ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इसमें क्या है, 0 से 6 वर्ष। 0 से 6 वर्ष का जो समय होता है वो क्या है, पूर्व बाल्यकाल का होता है। आपको मैंने बाल्यकाल के 2 प्रकार बताए थे ना, कौन कौन से थे, पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल। तो पूर्व बाल्यकाल का जो समय था वो 0 से 6 था, और 6 से जो 12 था वो किसका था, उत्तर बाल्यकाल का। तो पूर्व बाल्यकाल की शिक्षा है वो किन वर्षों तक रहती है, 0 से 6 वर्ष तक। तो सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है ये। तो अपनी कॉपी पे इनको क्वेश्चंस को नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। बस क्वेश्चन कर लो, उसके बाद में इसका डायरेक्ट आंसर लिख लो आप। लो जी सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, किंडरगार्टन की स्थापना करने वाले कौन थे। किंडरगार्टन थे, उनकी जो स्थापना करने वाले हैं वो कौन थे, बताइए। बच्चों के लिए जैसे बालवाड़ी टाइप स्कूल खोले गए थे, तो वो किसने खोले थे। नंबर 1 आता है मारिया मोंटेसरी, दूसरा है फ्रेडरिक फ्रोबेल, तीसरा है ओनाल्ड, या इनमें से कोई नहीं, कोई और ही था, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने। किंडरगार्टन की स्थापना करने वाले, सबसे पहले किंडरगार्टन है जो, उसकी स्थापना किसने की थी, बताइए। एक आंसर आया है मेरे पास बी, बाकी बच्चे भी बताइए। किंडरगार्टन की स्थापना करने वाले कौन थे। बच्चों का बगीचा जिसको हम कहते हैं। लगभग बी आंसर आ रहे हैं सभी के। पहला है मारिया मोंटेसरी, दूसरा है फ्रेडरिक फ्रोबेल, तीसरा है ओनाल्ड, और चौथा है कोई नहीं। 4 ऑप्शंस हैं। अभी दिख रहे होंगे 4 ऑप्शन। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, नहीं आया, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। करवाऊंगी बिल्कुल थ्योरी भी इनकी पूरी आपको, लेकिन ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल, क्या राइट आंसर है इसका, सभी बच्चों ने दिया है फ्रेडरिक फ्रोबेल। तो बिल्कुल किंडरगार्टन की स्थापना करने वाले कौन थे, फ्रेडरिक फ्रोबेल थे। कोई बात नहीं, कुछ चीजें देखो, टाइम भी हमारे पास कम है, थ्योरी के माध्यम से नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी जरूरी है, कुछ हम क्वेश्चन के माध्यम से कर लेंगे। जितनी कोशिश होगी आपको थ्योरी के माध्यम से भी करवा दी जाएगी, ठीक है। तो सेकंड जो है इसका वो राइट आंसर है फ्रेडरिक फ्रोबेल। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया था। शिक्षा थी हमारी, यानी कि बुनियादी, बुनियादी का मतलब बेसिक, बेसिक जो शिक्षा है आपकी,
उसका प्रत्यय, उसका जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, किसने बेसिक शिक्षा की बात की थी। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जेबीटी बीएड वाले भी हैं, तो उनको पता होगा इसके बारे में, और जिनको नहीं पता है उनको आज पता लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सभी का सेम ही पैटर्न है, चाहे वो चंडीगढ़ का हो, चाहे आपका आने वाले समय में हरियाणा का होगा, चाहे आप दिल्ली का एग्जाम दे रहे हो, तो ये सभी में सेम होता है। बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया, महात्मा गांधी ने, ताराबाई ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या गिजू भाई बदेका ने। 4 ऑप्शंस आपके सामने। ठीक है, तो कौन कौन सा है, महात्मा गांधी, ताराबाई, रविंद्रनाथ टैगोर या गिजू भाई बदेका, बताइए क्या इसका राइट आंसर आ जाएगा। सी आंसर आ रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। बेसिक शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया, रजनी और दीपिका का ए, सोनू ने सी दिया है, लगभग सभी बच्चे सी दे रहे हैं। इसका सी नहीं है, इसका आएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दिया था बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय, ए आएगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 लाइनर टाइप आप बना के अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक बच्चा खतरे में माना जाता है, एक बच्चा खतरे में माना जाता है अगर जन्म के समय उसका वजन है। बताइए, अगर किसी बच्चे का वजन कितना है तो उसको हम खतरे में मानेंगे। पहला है 4 किलोग्राम, दूसरा है 5.3 किलोग्राम, तीसरा है 2.0। तो बताइए किस वजन के बच्चे को हम खतरे में मानेंगे कि बच्चा खतरे में है। बिल्कुल डी, डी ही इसका राइट आंसर है, 2 किलोग्राम के बच्चे को, क्योंकि उसका वजन 3 किलोग्राम तो होना ही चाहिए, और जब 3 किलो से कम है तो कम का ऑप्शन हमारे पास क्या है, 2 किलोग्राम। और 2 किलोग्राम का बच्चा है जो, तो वो बच्चा खतरे में माना जाता है क्योंकि उसका वजन है वो सामान्य वजन से कम है। तो 2 किलोग्राम इसका राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सभी का ठीक है ये क्वेश्चन, 1-2 बच्चों का गलत हुआ है, बाकी सभी का ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए, अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करना चाहिए। अंधे बच्चे जो हैं उनको पढ़ाने के लिए इनमें से किस युक्ति का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 1 आता है अबेकस, क्या आता है, अबेकस। दूसरा है ऑडियोमीटर, क्या बोलते हैं, ऑडियोमीटर। तीसरा है ब्रेल, और चौथा है थर्मामीटर। तो बताइए अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम किस युक्ति का प्रयोग करेंगे। क्या हम अबेकस के माध्यम से पढ़ाएंगे, या ऑडियोमीटर के माध्यम से, या ब्रेल या थर्मामीटर। वजन कम होना दिक्कत करता है। अबेकस, ऑडियोमीटर, ब्रेल या थर्मामीटर। अबेकस क्या होता है, सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस है ये। क्या है, सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस है ये। जब कंप्यूटर आए थे उनसे पहले ही अबेकस आ गया था, 5000 ईसा पूर्व। ठीक है, कुछ इस टाइप का था, एक गिनतारा होता था जिसके ऊपर कैलकुलेशन की जाती थी। ठीक है, ये कैलकुलेशन के लिए यूज होता था अंधे व्यक्तियों के लिए, लेकिन ये पढ़ाने की युक्ति नहीं है। दूसरा है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या होता है, हम कोई भी व्यक्ति है कितना सुन पा रहा है उस चीज की मेजरमेंट करने के लिए ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है। ऑडियोमीटर का यूज किस लिए होता है, किसी की श्रवण क्षमता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है,
ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ब्रेल क्या है? ब्रेल एक लिपि है जिससे किसको पढ़ाया जाता है? अंधे व्यक्तियों को पढ़ाने के काम आता है। और जो थर्मामीटर है वो क्या है? ताप मापने के लिए, आपकी फीवर नापने के लिए यूज करते हैं ना, जो आपको फीवर है या नहीं ये चेक करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या है? थर्मामीटर। तो अब बताइए राइट आंसर क्या है? नीरू बाला, आई एम अबेकस टीचर, वेरी गुड। तो देखिए क्या आएगा? ब्रेल, ब्रेल लिपि आएगी। अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? ब्रेल का। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। लगभग सभी बच्चों ने सी आंसर दिया है, तो सी आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगर कोई नर्सरी अध्यापिका, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, कि अगर कोई नर्सरी अध्यापिका बच्चे में सुनने में परेशानी से संबंधित व्यवहार को देखती है, मान लो आपकी क्लास में कोई बच्चा है और आपको लग रहा है कि उस बच्चे को सुनने में कोई दिक्कत है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगी? मान लो आपकी क्लास में, ठीक है, तो देखिए इसने क्या बोला है कि नर्सरी की जो अध्यापिका है उसको लग रहा है कि एक बच्चा है क्लास में और उसको सुनने में, यानी कि जो वो करवा रही है उसको सुनने में परेशानी हो रही है, उसका व्यवहार देख के उसको लग रहा है कि इसको परेशानी हो रही है। तो उस समय अध्यापिका का क्या कर्तव्य है? क्या करेगी अध्यापिका? नंबर 1, बच्चे को अगली पंक्ति में बैठाना चाहिए, कि बच्चे को अगली पंक्ति में बिठा लेगी, या जोर से बात करना, जोर से बात करेगी, या कार्यवाही उन्मुख सामग्री का प्रयोग करेगी, ठीक है, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या करेगी वो? कि ऐसी सामग्री का प्रयोग करेगी जो कार्यवाही उन्मुख हो, यानी कि उस बच्चे को जिससे समझ आ जाए, जिससे वो जो वो टॉपिक करवा रही है वो समझ जाए अच्छे से। तो बताइए ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा इनमें से? क्या आंसर आ जाएगा आपके अकॉर्डिंग? सभी बच्चे लगभग ए आंसर दे रहे हैं, ध्यान से बाकी को भी पढ़िए। देखिए क्या आंसर आ जाएगा? सी भी हो सकता है, ए सी बस यही आ रहा है सभी का। तो देखिए तीनों की तीनों बातें हो सकती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। बच्चे को अगली पंक्ति में भी बिठा सकते हैं, मान लो टीचर की आवाज कम है तो थोड़ा जोर से आवाज, जोर से बात करे तो भी बच्चों को क्या पता सुन जाए, या फिर उससे सहायक सामग्री का प्रयोग करे। तो ये तीनों चीजें ही जरूरी रहेगी, तो उपरोक्त सभी आएगा इसका। क्या रहेगा? बिल्कुल ठीक है, जो डी आंसर है वो बिल्कुल ठीक आ जाएगा इसका। बिल्कुल डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है? चित्रकारी, रंगना और तस्वीर बनाना। पहले तीनों चीजों को देखो, ये तीनों चीजें क्या है? क्या बोला है? चित्रकारी, रंगना और तस्वीर बनाना विकास के साथ सहायक होती है, कि बच्चे की डेवलपमेंट के साथ साथ वो बच्चे में और क्या करती है? नंबर 1 सृजनात्मक अभिव्यक्ति करती है, नंबर 2 समस्या का समाधान करती है, नंबर 3 भाषा कौशल को बढ़ावा मिलता है, या फिर इनमें से कोई नहीं कुछ और ही कार्य करती है ये। तो बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका? चित्रकारी, रंगना और तस्वीर बनाना, ये तीनों चीजें बच्चे में विकास करती है, हमें पता है, लेकिन विकास के साथ साथ और क्या करती है? सृजनात्मक अभिव्यक्ति करती है, बच्चे की समस्या का समाधान करती है, भाषाई कौशल बढ़ाती है, या फिर कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर है इसका? ये आ रहे हैं सभी के आंसर। बिल्कुल क्या करती है? सृजनात्मक अभिव्यक्ति, क्रिएटिव बनाती है बच्चे को, क्रिएटिविटी करता है बच्चा, ठीक है।
तो क्रिएटिविटी को क्या बोलेंगे? सृजनात्मक। तो बिल्कुल आप सभी का ये ठीक है, ए आंसर दिया है आप सभी ने, बिल्कुल आपका ठीक है ये। तो क्या आ जाएगा इसका? ए आंसर इसका राइट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट देखिए, सीखने की नींव टिकी है। सीखने की जो नींव है वो किस पर टिकी हुई है? नंबर 1 है 3 इंद्रियों पे। इंद्रियां होती हैं हमारी, आपको पता है, तो किस किस पे टिकी हुई है सीखने की नींव? 3 इंद्रियों में कौन कौन सी? छूना, सूंघना और दृष्टि। दूसरा क्वेश्चन है 5 इंद्रियों पे। 5 इंद्रियों में कौन कौन सा? मतलब छूना, सूंघना, दृष्टि, सुनना और स्वाद। ठीक है। उसके बाद इसने कहा है क्या 2 इंद्रियों पे? 2 में क्या है? सूंघना और छूना। ठीक है। और उसके बाद आता है 4 इंद्रियों पे, दृष्टि, छूना, सूंघना और स्वाद। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग हमारा जो सीखना है वो कितनी इंद्रियों पे टिका हुआ है? बी आंसर आने शुरू हो चुके हैं और कुछ डी भी आ रहे हैं। सीखने की नींव, ध्यान से देखो, सीखने की नींव पूछा गया आपसे। सीखने की जो नींव है कितनी इंद्रियों पे टिकी हुई है? सभी बच्चों का लगभग बी आ रहा है, तो बिल्कुल जो बी है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर है, 5 इंद्रियों पे। क्योंकि 5 ही इंद्रियों से आप अलग अलग चीजें सीखते हो। तो सीखा किससे जाता है? 5 इंद्रियों से सीखा जाता है। तो आपका जो सेकंड आंसर है, बी आंसर दिया है जिन बच्चों ने, बिल्कुल ठीक है ये। तो 5 इंद्रियों से हम सीखते हैं, तो बी आंसर आपका बिल्कुल राइट। उसके बाद देखिए, वे गर्भवती महिलाएं खतरे में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं खतरे में? नंबर 1, गर्भ धारण की शुरुआत में कम वजन, जिनका वजन होता है वो कम होता है, या गर्भावस्था में बहुत कम वजन बढ़ता है जिनका, या फिर 18 वर्ष की आयु से पूर्व गर्भवती होती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सी महिलाएं खतरे में होती हैं? 4 ऑप्शंस आपके सामने, 3 ऑप्शंस हैं, चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग इन तीनों में से कौन सी बात ज्यादा खतरनाक है एक गर्भवती महिला के लिए? डी आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को, देखिए कोई और भी हो सकता है। देखिए क्या पता कोई और ही आंसर हो, सभी उपरोक्त सभी दे रहे हैं। चलो ठीक है जी, बिल्कुल राइट है आपका, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही बातें, ये तीनों ही स्थितियां एक महिला के लिए, गर्भवती महिला के लिए खतरनाक होती हैं। ठीक है, सही आपका सभी का, डी ही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, पूर्व बाल्यकाल में कौन सा सामान्य संवेग पाए जाते हैं? कौन से सामान्य संवेग पाए जाते हैं? पूर्व बाल्यकाल का जो समय है, कौन सा समय था हमारा पूर्व बाल्यकाल का? 0 से 6 साल। 0 से 6 साल का जो बच्चा है उनमें कौन कौन से संवेग, संवेग क्या होते हैं? इमोशंस हमारे। तो कौन कौन से पाए जाते हैं? क्या बच्चों में गुस्सा होता है? क्या बच्चों में भय होता है? हर्ष होता है? हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी। या फिर उपरोक्त सभी, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन कौन से संवेग होते हैं बच्चे में पूर्व बाल्यकाल में? अब ध्यान से पढ़ना इसको, पूर्व बाल्यकाल पूछा गया आपसे। पूर्व बाल्यकाल का पूछा गया है, तो उसी हिसाब से ही आपने आंसर देना है। क्या आ जाएगा? क्या बच्चों में गुस्सा होता है, भय होता है, खुशी होती है, या उपरोक्त सभी? लो जी, सभी ने फिर से डी, बिल्कुल डी ही राइट आंसर है इसका।
ये तीनों संवेग पाए जाते हैं। गुस्सा भी होता है, भय भी होता है और हर्ष भी होता है, खुशी भी होती है बच्चों को, डर भी रहता है बच्चे में, क्रोध भी आता है। तो बिल्कुल ये तीनों के तीनों संवेग बच्चे में होते हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका? डी। शिशु अपना पहला शब्द बोलता है करीब। शिशु है जो एक छोटा बच्चा है, वो अपना पहला शब्द कब बोलता है? 12 माह की आयु में, यानी कि 1 साल हो गया तब। दूसरा, 6 माह की आयु में, जब वो 6 महीने का होता है तब। या 18 माह की आयु में, यानी कि 1.5 साल का हो गया तब। या फिर 24 माह की आयु में, 2 साल का। तो बताइए, बच्चा है जो अपना पहला शब्द है वो किस आयु में बोल देता है? तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका? बच्चा अपना पहला शब्द कब बोलता है? ए और बी आंसर आ रहे हैं, ए और बी। देखो 1 साल का बच्चा तो बहुत सारे वर्ड बोलने लगता है। ये आंसर दिया है जिन बच्चों ने। 1 साल का बच्चा आपके घर में होगा तो ऑब्जर्व करना, काफी वर्ड्स वो बोलने लगता है। तो पहला जो है, सबसे छोटी एज देखो कौन सी है? 6 माह की। तो 6 माह की आयु में बच्चा अपना पहला शब्द बोलता है। चाहे वो कोई भी शब्द बोले, लेकिन प्रॉपर शब्द है वो 6 महीने की जो आयु है उसकी, उसमें बोल देता है। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? बी। कुछ एक बच्चों ने बी आंसर भी दिया था, तो बिल्कुल जिन्होंने बी आंसर दिया है उनका बिल्कुल ठीक है। 6 माह की आयु में बच्चा अपना पहला शब्द बोलता है, तो बिल्कुल ठीक है हमारा बी आंसर। चलो जी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के और। तो देखिए, एक अध्यापक बच्चों के भाषा विकास में कैसे मदद कर सकता है? देखिए, एक अध्यापक बच्चों के भाषा विकास में कैसे मदद करता है? आपने बच्चों के भाषा के विकास में मदद करनी है, यानी कि उनका शब्दकोश बढ़ाना है। तो आप क्या करोगे? नंबर 1, उनको इनाम दे सकते हो। नंबर 2, नजरअंदाज कर सकते हो बच्चों को। नंबर 3, बच्चों की गतिविधियों में हस्तक्षेप न करके, या कोई नहीं। तो आप बच्चों के जो भाषाई कौशल है उसको बढ़ाने के लिए क्या करोगे? क्या वो जो कर रहे हैं उनके बदले में उनको इनाम दे सकते हो, ठीक है, या फिर उनको इग्नोर ही कर दोगे आप? तो इग्नोर वाला काम तो हम कर ही नहीं सकते। बच्चों की गतिविधियों में हस्तक्षेप न करके, कि बच्चे जो कार्य कर रहे हैं आप बीच में न आए, या फिर कोई नहीं। तो बताइए बेटर ऑप्शन क्या रहेगा हमारे लिए? P4 होता है बच्चों के लिए। P4 का फॉर्मूला अपनाते हैं हम बच्चों के लिए। सबसे पहले क्या आता है P4 में? प्यार। दूसरा क्या आता है? प्रोत्साहन। किसी भी कौशल को बढ़ाने के लिए बच्चे में प्रोत्साहन, प्रेरणा, और चौथा पिटाई। ये तो हम कर ही नहीं सकते, तो ये तो खत्म है बिल्कुल। तो ये 3 बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, प्यार, प्रोत्साहन और प्रेरणा। बताइए इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? प्रोत्साहन का मतलब क्या है? इनाम वगैरह देके, ठीक है। तो कौन सा है? इनाम देकर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? फर्स्ट राइट आंसर आ जाएगा, इनाम देकर। मान लो उन्होंने कुछ किया है, कुछ बच्चे मान लो फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, उसमें आप उनको कुछ इनाम दो। इनाम का मतलब ये नहीं है बड़ी बड़ी चीजें, आप कुछ छोटी छोटी चीजें भी उनको दे सकते हो। आपको भी मिली होंगी स्कूल में, कॉपी, पेन, पेंसिल, है ना। तो कुछ भी इनाम देकर आप उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट आंसर है आपका बिल्कुल राइट है। अब बच्चों की गतिविधियों में हस्तक्षेप तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चा कुछ कर रहा है, क्या पता वो गलत साइड चला जाए, तो इसके लिए हमें बीच बीच में ऑब्जर्व तो उनको करना पड़ता है ना। तो ये तो हमें करना पड़ेगा। तो सी तो इसका राइट आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बड़े नहीं हैं। छोटे बच्चों के बीच में तो हमें देखना पड़ेगा कि कोई भी कार्य कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। कोई नहीं तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो क्या आ जाएगा? इनाम देकर। तो फर्स्ट जो आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, किस आयु में बच्चा सामाजिक मुस्कुराहट देता है? किस आयु में बच्चा सामाजिक मुस्कुराहट देता है? तो नंबर 1, 2-3 माह।
सामाजिक मतलब आप लोगों को देखकर, ठीक है। अकेले अकेले तो जल्दी ही शुरू कर देता है वो हंसना, आपने देखा होगा सोते सोते मुस्कुराहट देता है, लेकिन सामाजिक मुस्कुराहट 2 या 3 माह की आयु में, 5 या 6 माह में, 8 या 10 माह में, या कोई नहीं। तो सामाजिक मुस्कुराहट फैमिली मेंबर्स को देख के, किसी और को देखे हल्की सी मुस्कुराहट जो बच्चे के चेहरे पे आती है, वो किस आयु में आती है? क्या 2 से 3 माह की आयु में बच्चे की वो मुस्कुराहट देखने को मिलती है आपको, या 5 से 6 महीने के बच्चे में, या 8 से 10 महीने के बच्चे में, या कोई और ही समय आएगा? ये नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आ जाएगा? ए बी सी सभी आ रहे हैं ऑप्शंस। किस आयु में बच्चा सामाजिक मुस्कुराहट देता है? ध्यान से ऑब्जर्व करना। आपके घर पे अगर किसी के अड़ोस पड़ोस में, मैं आपको एक बता रही हूँ, 2 या 3 महीने का बच्चा है तो वो देगा सामाजिक मुस्कुराहट। तो 2 या 3 माह का बच्चा क्या देता है? सामाजिक मुस्कुराहट देने लगता है। 2-3 महीने का बच्चा बिल्कुल देता है। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। कुछ एक बच्चों ने दिया है, मोस्ट ऑफ बच्चों ने बी दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए। नहीं जी, बी नहीं हो सकता, फर्स्ट ही आएगा। 2 से 3 महीने का बच्चा सामाजिक मुस्कुराहट देनी शुरू कर देता है, ठीक है। 5-6 महीने तक तो चलती रहती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे को समझने और अभिव्यक्ति करने में, कि कोई चीज है उसको एक्सप्लेन करने में और उसको अंडरस्टैंड करने में, दोनों ही चीजों में परेशानी हो तो क्या कहलाता है? क्या बोलेंगे उस चीज को? जब मान लो कोई बच्चा है, वो किसी चीज को समझ भी नहीं पा रहा है और उसके बारे में एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा है, तो एक परेशानी होती है बच्चे को, तो वो परेशानी कैसी हो सकती है? तो देखिए, नंबर 1 है व्याकरण संबंधी समस्या हो सकती है, दूसरा भाषा विकलांगता हो सकती है, या दोनों हो सकता है, या उपरोक्त सभी हो सकता है। बताइए क्या आ जाएगा इसका आंसर? आपसे पूछा गया है कि एक बच्चे को समझने में और अभिव्यक्ति करने में परेशानी है, तो बताइए इसमें से क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइए क्या आ जाएगा? सी आंसर आ रहे हैं, तो बता दूं आपको, सी आंसर आपका गलत है। सी आंसर आपका गलत है। इसका क्या आएगा? व्याकरण संबंधी समस्या हो सकती है। जब भी समझने की बात आती है ना, तो वहां पे होता है कि बच्चे को व्याकरण संबंधी समस्या होती है। मान लो आपके सामने कोई भी एक क्वेश्चन लिखा गया है, तो उसमें भाषा विकलांगता कैसे हो सकती है? बताइए। मान लो उस बच्चे को व्याकरण के नियम है वो अच्छे से नहीं पता, तभी वो उस चीज को समझ नहीं पाता, ठीक है। तो व्याकरण संबंधी समस्या है, वो बच्चे को समझने और अभिव्यक्ति करने में परेशानी करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए आ जाएगा। ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, पूर्व बाल्यकाल वर्षों में कौन से सामाजिक व्यवहार बच्चों में पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान से देना है सभी ने, ठीक है। सभी ने ध्यान से इसका आंसर देना है। पहले पढ़ लो इस क्वेश्चन को। 0 से 6 का पूछा गया है, पूर्व बाल्यकाल का। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनमें पूर्व बाल्यकाल से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दूसरा एक टॉपिक है जो आपको मैं करवाऊंगी, ECCE, यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें, जिन बच्चों का DSSB दिल्ली वाला पेपर है उनको अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ECCE से। तो देखिए, पूर्व बाल्यकाल वर्षों में कौन से सामाजिक व्यवहार बच्चों में पाए जाते हैं? क्या बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति पाई जाती है? नकल का मतलब अनुकरण हो गया, ठीक है। अनुकरण यानी कि पीछा करना, आप जो बोलोगे वही बोलना। सहभाजन, सहभाजन का मतलब होता है साथ साथ काम करना, जैसे मिलकर काम करना जिसको हम कह सकते हैं। या सामूहिकता, समूह में काम करना।
या फिर उपरोक्त सभी, चारों ही चीजें होती हैं। ध्यान देना, बात किसकी की गई है, 0 से 6 वर्ष की बात की गई है, सिर्फ पूर्व बाल्यकाल की बात है, न तो बाल्यकाल की है, ना ही किशोरा की है, ना शैशवा की है, बात किसकी है, सिर्फ पूर्व बाल्यकाल की। तो इसमें क्या बच्चे में अनुकरण पाया जाता है, क्या सहभाजन की प्रक्रिया होती है, सामूहिकता होती है, या उपरोक्त सभी होता है। जिनका डी आंसर है मैं बता दूं, बिल्कुल गलत आंसर है आपका। डी आंसर इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ग्रुप नहीं बनते उस समय तक। तो ग्रुप वाला जब नहीं है तो बताइए हम डी आंसर नहीं दे सकते, तो डी नहीं है बिल्कुल भी। अब इसके अलावा बताइए क्या आएगा, डी नहीं है, डी को भूल जाइए आप। उपरोक्त सभी दिख गया तो डी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि जहां पे उपरोक्त सभी दिया जाए वहां उपरोक्त सभी आएगा, कई बार और भी हो सकता है आंसर। बिल्कुल, अब ए आंसर आ रहे हैं, ए आंसर ही आपका राइट है, नकल करना। 0 से 6 वर्ष का जो बालक है उसमें ये प्रवृत्ति पाई जाती है, तो क्या आ जाएगा, ए आंसर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। ये हमारे जितने टॉपिक उसमें आने वाले हैं पेपर में उससे कॉमन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो किस तरह आते हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। आज हमने कुछ 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी हम करेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।